हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेज में आदिल सैफी। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक स्ट्रक्चर आज हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, और वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक बात नोट करनी है कि जिसे आप पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं वही असल में अफर्मेटिव सेंटेंस है, और जिसे अफर्मेटिव कहते हैं वही पॉजिटिव है। मतलब दोनों एक ही प्रकार के वाक्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। लेकिन एक दूसरा और शब्द है असर्टिव सेंटेंस। आप कभी कंफ्यूज मत होना कि असर्टिव और अफर्मेटिव एक ही है। ग्रामर में असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों को इंक्लूड किया जाता है। यह बात एज अ फैक्ट आपको याद रखनी है। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेम है, लेकिन असर्टिव और अफर्मेटिव सेम नहीं है। अब असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह क्या देखेंगे, हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है। ये हमारा पहला पॉइंट हमेशा रहता है। लाइक रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ये बात इसलिए बताई जाती है ताकि आप जब हिंदी से इंग्लिश बनाओ तो आपके पास जो वाक्य हो उसकी पहचान आप कर सको और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सको या उसे इंग्लिश में बोल सको। ओके, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। साहिल जा रहा है, सुमन अखबार पढ़ रही है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। अब यहाँ पर आप दो शब्दों को समझ लीजिए कि हमारे पास असल में प्रेजेंट कंटिन्यू दो शब्द है। ठीक है, प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान, जो चल रहा है। तो इसे बताने वाला जो शब्द है वो ये है, हैं, हूं। ये वो शब्द है जो बता रहा है कि ये बात वर्तमान की है। और जो कंटिन्यूटी को बता रहा है वो शब्द है हमारे पास यहाँ पे रहा, रही, रहे, रहा। क्योंकि अगर इसी वाक्य को मैं पास्ट में बोलूं तो वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा कि साहिल जा रहा था। तो ये जो था है वो पास्ट को इंडिकेट करता है, पास्ट को बताता है। लेकिन ये जो रहा है वहां पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। तो रहा जो है वो कंटिन्यूटी को बताता है, लेकिन ये है और था, थी, थे, ये दोनों अलग अलग समय काल को बताते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों का प्रयोग अगर किसी वाक्य के अंत में हो तो आपको मानना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है आज का। आज हम देखने वाले हैं कि इसके यूसेज क्या है, मतलब कहां कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, सबसे पहला है एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब बात कही जा रही हो उस वक्त अगर कार्य हो रहा हो, उस वक्त काम हो रहा हो, कोई एक्शन गोइंग ऑन हो, जारी हो, तो आप उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने, साहिल इज कमिंग नाउ, साहिल अभी आ रहा है। तो अभी जब ये बात कही जा रही है कि साहिल अभी आ रहा है तो इस वक्त कंटिन्यू है, क्रिया कंटिन्यू है, मतलब एक्शन कंटिन्यू है, अभी आ रहा है, ये क्रिया जारी है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन का अर्थ ये हुआ कि कोई काम हो रहा है लेकिन एट प्रेजेंट टाइम, जब ये बात कही जा रही है उस वक्त नहीं हो रहा है, उन दिनों में, आसपास के दिनों में ये क्रिया हो रही है, इसलिए। फॉर एन एग्जाम्पल हम कहते हैं शी इज लर्निंग इंग्लिश स्पोकन दीज डेज, वो इन दिनों इंग्लिश स्पोकन सीख रही है। तो जब आप इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं उस वक्त वो क्रिया हो रही नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं और करेंगे, क्योंकि इसी में ऐसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तीसरा यूज क्या है, इट इज यूज्ड फॉर नियरेस्ट फ्यूचर।
करीब का जो भविष्य है, मतलब यानी कि डिस्टेंट फ्यूचर नहीं बल्कि नियरेस्ट फ्यूचर, पास में कोई क्रिया होने वाली है, मतलब कोई एक्ट होने वाला है, एक्शन होने वाला है फ्यूचर में, तो आप उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू जयपुर टुनाइट, मैं आज रात जयपुर जा रहा हूं। अभी फिलहाल मैं जा नहीं रहा हूं, जब ये मैं बात कह रहा हूं कि मैं आज रात जयपुर जा रहा हूं, उस वक्त मैं अभी घर पर हूं, मैंने मतलब एक्शन स्टार्ट नहीं किया है, मैं निकल नहीं गया हूं, लेकिन फिर भी मैं आई एम गोइंग टू जयपुर टुनाइट बोल रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नियरेस्ट फ्यूचर का मतलब यूज करते हैं, मतलब आप सेंटेंस बनाते हैं करीब में भविष्य को बताने के लिए, कोई एक्शन बताने के लिए जो अभी होने वाला है थोड़ी देर बाद या कुछ समय के पश्चात, तो आप वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अगला पॉइंट है यूसेज में, इट इज यूज्ड फॉर इंटेंशन और लाइक्लीहुड। इंटेंशन बोलते हैं असल में उद्देश्य को, यानी क्या है, टारगेट। लाइक्लीहुड बोलेंगे संभावना को, किसको, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए लाइक्लीहुड वर्ड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे बात को, देखना। ही इज कमिंग टू सी हिज फादर इन लॉ, वो अपने फादर इन लॉ को देखने आ रहा है, मतलब उनसे मिलने आ रहा है, यानी कि ये उद्देश्य है। दूसरा वाक्य जो है, शी इज गोइंग टू डाई, वो मरने वाली है, मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी है या उसकी कंडीशन ऐसी है, उसकी स्थिति ऐसी है कि वो मरने वाली है या वो मर रही है। हम ऐसे आमतौर पर बोलते हैं कि वह मरने वाली है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी को बताते होते हैं ऐसे वाक्यों में। अगला पॉइंट है कि इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूड इंक्रीज और डिक्रीज। लगातार कोई चीज घट रही है या बढ़ रही है, अगर इसे भी आपको बताना हो तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करते हैं या करेंगे। माई हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, यानी कि मेरी जो सेहत है वो दिन बर दिन या धीरे धीरे क्या हो रही है, बेहतर हो रही है, इंप्रूव कर रही है। द नंबर ऑफ ऑडियंस इज इंक्रीजिंग, यानी ऑडियंस की जो तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ ऑडियंस इज इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही है, ऑडियंस की तादाद क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि किस प्रकार के जो वाक्य हैं वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है टेंस में। हेल्पिंग वर्ब 3 होती है यहाँ पर प्रयोग, उसी के साथ मेन वर्ब कौन सी आती है, V4 आती है। देख लेते हैं हम इन्हें भी। एम का प्रयोग होता है वो आई के साथ होता है, स्पेशल है, इसके साथ इसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट एम के साथ प्रयोग नहीं होगा। इस प्रयोग होता है ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो और ही, शी, इट प्रोनाउन हो तो आप वहां पर इज का प्रयोग करेंगे। तीसरा है आर, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। इनमें से कुछ भी हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता हो, एक से ज्यादा हो, या फिर वी, यू, दे हो तो आप आर का प्रयोग करेंगे। मतलब ये हमारी हो गई 3 हेल्पिंग वर्ब। अब इनके साथ मेन वर्ब कौन सी आती है, तो यहां पर गिवन है नोट, मेन वर्ब 4th कौन सी आएगी, V4 आएगी, मतलब ING फॉर्म। कौन सी आएगी, ING फॉर्म, जैसे कमिंग, गोइंग, टेकिंग, गिविंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ये सब क्या है, ING फॉर्म है और इन्हें V4 कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ओके। उसके बाद मेन वर्ब आती है जो कि ING फॉर्म होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अगर वर्ब ऐसी हो जिसका ऑब्जेक्ट आना जरूरी है तो ऑब्जेक्ट आता है। हमेशा हर वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, एज अ फैक्ट आपको ये बात याद रखनी है। एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो आई यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि पढ़ाने वाला मैं हूं, और एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि आई सब्जेक्ट है, और टीचिंग यहाँ पर V4 हो गई क्योंकि एम आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर V4। यू ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैं किन्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और क्या पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं,
इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्या कहलाते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, ही इज वेटिंग फॉर हिज फादर एट प्रेजेंट। वह अपने पिताजी का, यानी कि वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट मतलब अभी, वह अपने पिताजी का इंतजार कर रहा है। तो यहां पर देखिए ही सब्जेक्ट है, तो इसी के अनुसार इसका प्रयोग किया गया, वेटिंग फॉर यानी इंतजार करना, आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया। हिज फादर किसका इंतजार कर रहा है, वो अपने पिताजी का, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। एट प्रेजेंट ये वो शब्द है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन याद रखना है हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, ही इज वेटिंग फॉर हिज फादर एट प्रेजेंट, वो अभी अपने पिताजी का इंतजार कर रहा है। शी इज टाइपिंग एन ईमेल एट द मोमेंट, अभी वो क्या कर रही है, एक ईमेल जो है वो टाइपिंग कर रही है। शी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड इज हेल्पिंग वर्ब, टाइपिंग वी फॉर आ गई, क्या टाइप कर रही है, एन ईमेल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एट द मोमेंट ये एक्सप्रेशन है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तीसरा वाक्य देखिए, इट्स गेटिंग लेट, जब आप बोलते हो ना कि देर हो रही है यानी ताखीर हो रही है, तो आप वहां पर सब्जेक्ट किसको लेकर आते हैं, इट को, मतलब ये एक प्रोनाउन है, इसका प्रयोग किया जाता है उन वाक्यों में जहां पर सब्जेक्ट क्या हो, अब्सेंट हो, मतलब सब्जेक्ट ना हो लेकिन क्रिया का जिक्र हो रहा हो, तो आप ऐसे वाक्यों को इसी प्रकार से बनाते हैं, इट इज गेटिंग लेट मतलब देर हो रही है, तो इट के अनुसार हमने इज का यहाँ पर प्रयोग किया, और गेटिंग लेट आता है देर होने के लिए, तो आपने गेट की V4 का यहाँ पर क्या कर लिया है, प्रयोग कर लिया है। आई होप आपको तीनों वाक्य समझ में आ गए होंगे कि देर हो रही है, यह हमारा तीसरे वाक्य का अर्थ है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, हम एक किराए के घर में रह रहे हैं। अब यहाँ पर वी प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड आर हेल्पिंग वर्ब, एंड लिविंग V4, इन अ रेंटेड हाउस एक किराए के घर में, हम एक किराए के घर में रह रहे हैं। ये रेंटेड हाउस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये बताया जा रहा है कि कहाँ रह रहे हो, एक किराए के घर में रह रहे हैं। ओके, अगला वाक्य क्या है, दे आर लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, वे निकल रहे हैं दिल्ली के लिए अगले हफ्ते। अब देखिए अभी वो जा नहीं रहे हैं, अभी फिलहाल वो अगले हफ्ते जाएंगे, लेकिन इसको भी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बना दिया, तो इस प्रकार से आप नियरेस्ट फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं स्पोकन में स्पेशली। दे आर लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, वे दिल्ली के लिए निकल रहे हैं अगले हफ्ते, मतलब अगले हफ्ते में दिल्ली जा रहे हैं। अब दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर आर, जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और V4 का हमें प्रयोग करना था, लीव यानी निकलना, छोड़ना, दोनों अर्थ आते हैं इसके, फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। ओके, अब यहां पर तीसरा वाक्य आपके सामने, यू आर वॉचिंग द वीडियो करंटली, जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप अभी जब भी देख रहे हो आप, तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो जो मैं बना रहा हूं, वो अभी हो सकता है अभी देख रहे हो, कल देख रहे हो, आप कभी भी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग द वीडियो करंटली। ओके, करंटली, नेक्स्ट वीक तो वो शब्द है जो फ्यूचर को बताता है, लेकिन करंटली एक ऐसा शब्द है जो बता रहा है अभी, प्रेजेंट, एट द मोमेंट, उसको डिनोट कर रहा है, इसको बता रहा है कि अभी आप क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो। तो यू यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड आर हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज इट इज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हमने इसका यहाँ पर प्रयोग किया है। V4 का हमें प्रयोग करना था, जो हमने कर दिया है। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और एग्जाम्पल के जरिए से आप इज MR का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। वाक्य देखिए, आई एम गोइंग टू फिनिश हिज होमवर्क। ओके, यानी कि ये मेरी इंटेंशन है कि मैं उसका होमवर्क क्या करने वाला हूं, यानी फिनिश करने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं, मतलब मैं कर रहा हूं उसका होमवर्क और मैं उसे खत्म करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू फिनिश हिज होमवर्क, तो यहां पर एक इंटेंशन बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? इंटेंशन, उद्देश्य, कि मेरा अब उद्देश्य ये है कि मैं उसका होमवर्क
खत्म करने जा रहा हूं। ओके, तो एम हम हमेशा आई के साथ प्रयोग करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। शी इज गोइंग टू टच द टारगेट, वह यानी कि उसका जो टारगेट है उसे छूने वाली है, या फिर उसका जो टारगेट है वहां तक पहुंचने वाली है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चांसेस हैं, इसलिए इस प्रकार का वाक्य कहा गया है। और यहां पर क्या है, इंटेंशन है, यहां पर क्या है, इंटेंशन है, और अगले वाक्य में क्या है, पॉसिबिलिटी है। शी इज गोइंग टू टच द टारगेट, वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने वाले, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली है। तो यहां पर इसका प्रयोग किया गया बिकॉज इट इज शी, और शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तीसरा वाक्य देखिए, सारा इज डेकोरेटिंग हर रूम, सारा जो है वो अपना कमरा सजा रही है। तो सारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक लेडी का नाम है, इसीलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग किया है। अगले एग्जाम्पल्स को देखिए आप, रमीज इज प्लेइंग पियानो, रमीज एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग V4 और पियानो क्या बजा रहे हैं वो, तो ये हो गया पियानो हमारा ऑब्जेक्ट। रमीज इज प्लेइंग पियानो, रमीज पियानो बजा रहा है। श्वेता नीटिंग अ स्वेटर फॉर हर सन, श्वेता जो है वो अपने बेटे के लिए एक स्वेटर बुन रही है। नीटिंग यानी बुनना, ये जो स्वेटर बुनते हैं उसके लिए आप नीटिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो श्वेता जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके, एक लेडी का नाम है, तो श्वेता इज, यहाँ पे मिस्टेक है, श्वेता इज नीटिंग अ स्वेटर फॉर हर सन, श्वेता क्या कर रही है, अपने बेटे के लिए एक स्वेटर बुन रही है। तीसरा वाक्य देखिए, अंकित एंड अंशु आर वॉचिंग ड्रामा, अंकित एक व्यक्ति का नाम है, अंशु भी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये दोनों जब एक वाक्य का सब्जेक्ट बने तो क्या हो गया फिर, प्लूरल सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमें क्या यूज करना है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है, आर है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर आर। अंकित एंड अंशु आर वॉचिंग ड्रामा, अंकित और अंशु क्या कर रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं। अगले कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि थोड़े से यानी कि आमतौर पर बोले नहीं जाते हैं, जो न्यू लर्नर्स होते हैं उनके लिए बहुत परेशानी होती है कि इस प्रकार के वाक्य कैसे बनाए जाएंगे, तो मैंने उनको यहाँ पर ऐड कर लिया है। जैसे आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, तो आप कैसे बनाओगे, आई एम लेटिंग के बजाय आप क्या बोलोगे, आई एम गेटिंग लेट है। यानी कोई बच्चा ये चले के लेट के आगे आईएनजी लगा दो तो हमारा वाक्य बन जाएगा आई एम लेटिंग, वो की गलत है, मतलब जो वाक्य गलत है। आई एम गेटिंग लेट मतलब मैं लेट हो रहा हूं। दूसरा वाक्य है इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। जब वर्षा होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। हम जब बोलते हैं ना अंधेरा हो रहा है तो उससे बोला जाएगा इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। अगले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इट्स गेटिंग हॉट, कोई चीज है जो रखी हुई है और वो क्या हो रही है, मतलब गर्म होती जा रही है। जैसे आपने कोई ठंडी चीज रखी पीने के लिए और अब वो क्या होती जा रही है, गर्म होती जा रही है, तो आप बोलोगे इट्स गेटिंग हॉट, मतलब ये गर्म हो रही है, इसका मजा बिगड़ जाएगा। या फिर सर्दी हो रही है, इट्स गेटिंग हॉट, टू मच, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, हाँ गर्मी हो रही है, हॉट गर्म के लिए यूज करते हैं। इट इज गेटिंग कोल्ड, कोई क्या है, गर्म चीज है, जैसे आपके सामने चाय रखी गई और वो पड़ी पड़ी क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, तो आप कहोगे इट्स गेटिंग कोल्ड, ये ठंडी हो रही है। तीसरा वाक्य इट्स थंडरिंग, यानी जब बादल गरजते हैं तो उसके लिए थंडर वर्ड का यूज किया जाता है। तो हम जब बोलते हैं कि बादल गरज रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, इट्स थंडरिंग। ओके, अगला वाक्य है इट्स लाइटनिंग, हम बोलते हैं जब बारिश आने वाली होती है उससे पहले बिजली चमकती है, तो लाइटनिंग बोला जाता है बिजली चमकने को। तो अगर आपको कहना हो कि बिजलियां चमक रही है या बिजली चमक रही है तो आप क्या कहोगे, इट्स लाइटनिंग। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में। कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप और प्रैक्टिस करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है वहां पर एक्सरसाइज के लिए मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।